बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स न्यू बुक का चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है और उसमें हमारे पास आज टॉपिक है रिलायबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट ब्रिज। कि हम कंक्रीट के बने हुए जो पुल हैं उसके अंदर हम रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कहीं वहाँ पर कोई क्रैक तो नहीं आ गया या वहाँ पर ऐसी कोई डिफॉर्मेशन जो हमारे लिए फ्यूचर में नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। अब उसको कैसे चेक किया जा सकता है आज हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर्स कैन इजीली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट ब्रिज विद द हेल्प ऑफ कार्बन फाइबर्स एम्बेडेड इन इट्स स्लैब। कि हम ब्रिज की स्लैब के अंदर कार्बन फाइबर्स को एम्बेड कर देते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ब्रिज के अंदर नीचे वाली साइड पे अक्सर इस तरह के फाइबर्स लगे होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं इसको हम कहते हैं कार्बन फाइबर्स। हम इन कार्बन फाइबर्स की मदद से हम ऐसा एक प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक शॉक, और उसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कार्बन फाइबर्स कहीं से टेयर वेयर का शिकार तो नहीं है या कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। तो उसकी मदद से हम क्रैक्स का पता लगा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन फाइबर्स। क्योंकि कार्बन फाइबर्स कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब है कि इसके अंदर मौजूद चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने की इजाज़त देते हैं। लेट अस नो स्टेप बाय स्टेप हाउ डज इट वर्क। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास इज टू नो द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फाइबर्स। कार्बन फाइबर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का अगर हमें पता हो तो हम किसी भी कंक्रीट ब्रिज की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन फाइबर्स आर नॉन टू बी अ गुड कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं ड्यू टू देयर हाई कार्बन कंटेंट, क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। कार्बन की ज़्यादा मिकदार की वजह से वो अच्छे कंडक्टर हैं, और अच्छे कंडक्टर होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमें एक कंक्रीट ब्रिज को टेस्ट करना कि ये ठीक है या ये किसी किस्म की टूट फूट का शिकार तो नहीं है, ये चेक करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगर पेपर में आपको ये आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अगर आप भी वो हाईलाइट कर दें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, वी कैन एम्बेड द कार्बन फाइबर्स विद इन द स्लैब ऑफ कंक्रीट ब्रिज ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जब हम पुलों को तमीर कर रहे हो तो हम कंक्रीट ब्रिज के अंदर कार्बन फाइबर्स की स्लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि थ्रू आउट जैसे जैसे पुल का स्ट्रक्चर जितना लंबा होता है उतनी ही लंबे हम अंदर कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन फाइबर्स सारी लेंथ के अंदर कम्प्लीटली इम्बेड होते हैं। देन वी कैन कनेक्ट देम टू फॉर्म अ कंडक्टर्स नेटवर्क। कंडक्टर का नेटवर्क खुद ही बनेगा जब कार्बन फाइबर्स थ्रू आउट लेंथ हमने इम्बेड किए हुए हैं, तो हमारे पास पूरा इसका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। इंस्पेक्टर्स कैन चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज बाय अप्लाइंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। अब हम कंक्रीट ब्रिज की रिलायबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए हम इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक करंट देते हैं कार्बन फाइबर्स को एक साइड से। अब अगर तो ये अच्छे कंडक्टर्स हैं और यहाँ से हमने जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया है तो ये थ्रू आउट द लेंथ वैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से हमारे पास कार्बन फाइबर के अंदर थोड़ा सा फ्लॉ है, थोड़ा सा सुराख हो गया है, या वो वहाँ से उसकी लेयर पतली हो जाती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र कम्प्लीटली नहीं होगा, या तो कमी के साथ होगा या बिल्कुल वहाँ पर उसका कनेक्शन टूट जाएगा। और फिर हम इससे ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कार्बन फाइबर वहाँ से डिस्कनेक्टेड है और हमारे पास पुल में यहाँ पर फ्लो आ सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पर करंट इजीली फ्लो कर जाता है हम कहते हैं कि वहाँ पर उस चीज़ की रेजिस्टेंस कम है, और जहाँ पर दरमियान में कोई ब्रेकेज आता है या वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता तो हम उस पॉइंट को कहते हैं कि यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हम कार्बन फाइबर के पूरे नेटवर्क को एक साइड थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, और वो पूरे हमारे पास जितना भी एरिया होता है वो सब के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड दे कैन डिटरमिन द इंटेग्रिटी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। और नेटवर्क के रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है, अगर उसकी रेजिस्टेंस पहले की निस्बत ज़्यादा होती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई फ्लॉ मौजूद है जिसने कम्प्लीटली करंट को गुजरने की इजाज़त नहीं दी, और अगर उसकी रेजिस्टेंस वैसे ही रहती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ख़राबी मौजूद नहीं है। द सेंसर इंस्टॉल्ड इनटू द नेटवर्क कैन शो whether the electric resistance is changing or not।
और अगर रेजिस्टेंस का हमें पता लगाना है उसके लिए भी स्पेशली हमने सेंसर्स लगाए होते हैं। If the resistance remains the same over time, it indicates that the concrete bridge is maintaining its structural integrity. अगर हमारे पास बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टेंस आती है इसका मतलब है कि सर्किट बिल्कुल हमारे पास ब्रिज बिल्कुल ठीक है। However, if the resistance increases, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि कंक्रीट ब्रिज इज डिटोरिएटिंग और दैट द कार्बन फाइबर्स आर बीइंग डैमेज्ड। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे पास ब्रिज जो है वो पहले की निस्बत ख़राब हो रहा है, उसमें उसके अंदर कोई फ्लॉ पाया जाता है या कार्बन फाइबर्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है कि हम कंक्रीट ब्रिज की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि ओवर टाइम चीज़ें ख़राबी का शिकार हो सकती हैं या उनके अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर आ सकता है जिसकी वजह से वो हमारे पास उनकी स्ट्रेंथ में कमी आती है और वक्त में आने वाले वक्त में वो हमें हैवी नुकसान दे सकती है और एक्सीडेंट्स की वजह भी बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टाइप ऑफ सेंसर्स कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर स्ट्रेन, वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर। एक खास किस्म के सेंसर्स हैं जो टेम्परेचर में चेंज, गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से और उसके अंदर मौजूद एटम्स की वाइब्रेशन और उसके स्ट्रेन को यानी चेंज को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरनल फ्लॉज सच एज क्रैक्स और वॉइड्स आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स। अगर आपने अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स का वर्ड पहले सुना है जो कि 10 की फिज़िक्स के अंदर लिखा हुआ है, उसमें यही है कि हमारे पास ये ऐसी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब 20,000 हर्ट्ज़ इनकी फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम किसी चीज़ के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स को फॉल करवाते हैं और टकराने के बाद वो उस सरफेस जिसके ऊपर हमने फॉल करवाया वो वापस आते हैं, तो हम वो टाइम नोट करते हैं। अगर वहाँ पर क्रैक है तो ऑब्वियसली वो उस क्रैक में से गुजर कर सरफेस की बजाय क्रैक में से गुजर कर वापस आएगी और ज़्यादा टाइम लेगी। जैसे ये अगर आपके पास कोई हैवी मशीनरी है और यहाँ पर कोई क्रैक प्रेजेंट है, आप यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स को गिराते हैं, अगर 3 सेकंड जाने में लगेंगे तो 3 ही आने में लगेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 सेकंड से लगेंगे, यहाँ पर 3 से ज़्यादा हो सकता है वो 3.2 सेकंड या उससे ज़्यादा लगें। तो ये जो हमारे पास टाइम में गैप आ जाता है, ज़्यादा टाइम पहले की निस्बत लगता है, इससे हमें पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर क्रैक प्रेजेंट है और बाज़ औक़ात इंटरनल क्रैक्स जो हमें नज़र नहीं आते उसका भी हम इसकी मदद से पता लगा सकते हैं और पूरी मशीनरी को डिस्टर्ब करने की बजाय उतने से पॉइंट पर ही हम उस पार्ट को ठीक कर लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जिसमें हमने कंक्रीट ब्रिज की रिलायबिलिटी को चेक करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQs और एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।